सो हेलो एवरीवन, आज मैं बताने वाली हूँ द नेशनलिज्म इन यूरोप का सेकेंड टॉपिक जो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मैं फर्स्ट बता चुकी हूँ, अगर आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। ओके, और मैं आपको मतलब इस वीडियो में बताऊंगी कि बच्चे को मतलब आप लोग को मेनली कि पास कैसे होते हैं हिस्ट्री में, कि बहुत कम मार्क्स आते हैं हिस्ट्री रखना पड़ता है। तो कितना रखना पड़ता है, हार्डवर्क करना है, बट स्मार्ट वर्क के साथ हार्डवर्क करना। स्मार्ट वर्क मैं बताऊंगी कैसे करना। ओके, तो इसका जो 2.1 टॉपिक है एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ओके, एरिस्टोक्रेसी मतलब अमीर लोग। ओके, और न्यू मिडिल क्लास मैं बताऊंगी न्यू मिडिल क्लास क्या है। पीजेंट्री मतलब किसान लोग, तो पता ही है। तो एरिस्टोक्रेसी में जो मैं एकदम पॉइंट वाइज बताऊंगी कि आपको पूरा कथा नहीं मैं सुनाऊंगी कि हाँ ये हुआ था वो हुआ था। कथा सुनने में सब सो जाते हैं, 1.5x पे देखते हैं, तो वो कथा मुझे नहीं सुनाना है। मुझे एकदम पॉइंट वाइज बतानी कि हाँ ये होता ये होता ये होता, अब ये याद करो पास हो जाओगे। तो वो उसे बस वो मुझे बताना है। स्टार्ट करते हैं। एरिस्टोक्रेसी में जो बहुत कम लोग रहते थे, क्योंकि अमीर लोग हमसे कम ही होते हैं। ओके, तो उसके बाद हाई बहुत डोमिनेटिंग क्लास होती थी, उनके पास सारे राइट्स थे। अमीर के पास राइट होते हैं, पैसा है भाई। उसके बाद पेजेंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। आप ना हमेशा जब हिस्ट्री पे बनाओ ना, हिस्ट्री का नोट्स बनाओ ना, तो बहुत क्रंच नोट्स बनाओ, बहुत शॉर्ट में बनाओ। तो आपको ऐसे मान लो हिस्ट्री का पेज है 20 पेज का पूरा स्टोरी है, तो आप 2-3 पेज में पूरा स्टोरी खत्म करो। ओके, नोट्स बना के। तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, बहुत लो क्लास पीपल रहते थे, लैंडलेस थे, उनके पास लैंड नहीं था और उनके पास बिल्कुल राइट नहीं था। उसके बाद होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, होता है 1750 में। ओके, मिड 18th सेंचुरी में होता है। उसके बाद होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसमें मिडिल क्लास का बर्थ होता है और मिडिल क्लास का जन्म होता है। मतलब उसी रेवोल्यूशन में मिडिल क्लास आती है। मिडिल क्लास में वो एजुकेटेड भी क्लास है, पढ़ी लिखी होती है, उसमें पढ़े लिखे पीपल रहते, क्लर्क रहते हैं, फिर बिजनेसमैन रहते हैं, प्रोफेसर्स रहते हैं, तो वो होते हैं। उसके बाद उन्होंने एक आइडिया निकाला कि मतलब उस समय तक कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं होती थी, कोई फीलिंग नहीं था नेशनलिज्म का, कुछ नहीं था। तो यही मिडिल क्लास लिबरलिज्म का बताते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं बताऊंगी, तब तक आप ये लिख लो, तो इसको लिखना है। तो द मेकिंग ऑफ उसका तो मैं बता दी, एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास कैसे आया, कैसे इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हुआ। उसके बाद मिडिल क्लास का बर्थ, मिडिल क्लास के बर्थ होने के बाद जो लिबरल है ना, जो लिबरलिज्म का जो आइडिया है वो कौन लाया, वो जो न्यू मिडिल क्लास का बर्थ हुआ था ना, उन्हीं ने लाया था लिबरलिज्म का आइडिया। ओके, अब लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ। लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्री। लिबर एक लैटिन वर्ड है और इज्म का जो इज्म होता है नहीं, इसका मतलब एक आइडियोलॉजी होता है, मतलब फ्री मतलब एक आइडियोलॉजी जो दिया था मिडिल क्लास। ओके, तो आप कुछ ऐसे सिंबल्स अपने नोट्स में लगा सकते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने जाके जो मिडिल क्लास है उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, दो फ्रीडम की बात की। एक थी पॉलिटिकल फ्रीडम और एक थी इकोनॉमिक फ्रीडम। तो पॉलिटिकल फ्रीडम थी क्या, उसमें एक इंडिविजुअल फ्रीडम बताएगा, इंडिविजुअल फ्रीडम मानी सबको फ्रीडम होगी। फिर लॉ सबसे ऊपर रहेगा, मतलब पूरा डेमोक्रेसी की बात की गई है। मोनार्की एकदम, जो मोनार्की है ना, जो मोनार्की उसको काट करके डेमोक्रेसी की पूरी बात की गई है। फिर गवर्नमेंट जो होगी वो मतलब पब्लिक की कंसर्न से गवर्नमेंट रखी जाएगी। फिर उसके बाद इकोनॉमिक फ्रीडम की बात की गई है। इकोनॉमिक फ्रीडम में मार्केट मतलब जो धान होता है, जो सभी मार्केट में होता है ना, उसका जो प्राइस वो जो मतलब वो जो राजा तय करता था वो पूरा जनता तय करेगी, क्योंकि प्रॉफिट उनको चाहिए ना, इसलिए वो फ्रीडम ऑफ मार्केट चाहिए। उसके बाद वहाँ पे एक जॉल्वरीन मतलब जॉल्वरीन एक था, जो बहुत भयानक वर्ड लगता है जॉल्वरीन सुनने में, जॉल्वरीन। तो वो एक कस्टम यूनियन था जो पर्शिया में 1834 में बनाया गया था। फिर उसके बाद एक एल मेजरिंग यूनिट था, जो हर मतलब कोई यहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और था, तो उसको नेपोलियन ने एक नाम दिया एल, जो सिर्फ हर जगह एक ही रहेगा। फिर उसके बाद 3.30 करेंसीज थी, मतलब मैं बताती हूँ, इस स्टेट में कुछ, इस स्टेट में कुछ, इस स्टेट में
हर अलग अलग मतलब कंट्री में कुछ कुछ रहते थे, मतलब करेंसी अलग अलग कुछ रहते थे। उसको 30 करेंसी से घटा करके 2 करेंसी पे लाया गया। ओके, उसके बाद जो नेपोलियन था उसने एक स्मॉल प्रिंसिपलिटीज बताई जो 39 स्टेट की थी। ओके, उसके बाद नेपोलियन की डेथ कैसे हो गई? नेपोलियन की डेथ हो गई, वो एक बैटल ऑफ वाटरलू में हो गई। वो मैं बताऊंगी इसके बाद वाला जो टॉपिक है, जो कंजर्वेटिव जो टॉपिक है उसमें मैं बताऊंगी। आप ये तब तक लीजिए और जिसको लिखना है। ओके, बट मैं एक बात तो बताना भूल ही गई कि ये सब तो उन्होंने पॉलिटिकल फ्रीडम बताई थी और दी भी, बट उसमें एक प्रॉब्लम था उस ये सब फ्रीडम में। उन्होंने एक चीज़ मांगी ही नहीं थी, वो थी राइट टू वोट टू गेट इलेक्टेड प्रॉपर्टी ओनली। मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी होगी वही इलेक्ट कर सकते हैं और वही वोट दे सकते हैं। और वुमेन का तो उसमें पता नहीं कोई रोल ही नहीं था, वो बस देख सकते थे, उनका आगे कोई रोल नहीं था। तो ये उसमें एक प्रॉब्लम था। ओके, तो आप लिखिए, इसका भी कुछ नहीं छूटा, आप लिख लो। सो अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। क्या था कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म ये था जो पूरा जैसे फ्रेंच में था ना, पूरा मोनार्की कि कोई चेंज नहीं होगा, जो है राजा राजा रहेगा, नो चेंज, वही था कंजर्वेटिज्म। ओके, तो उसमें वो पूरा मोनार्की रहते थे, चर्च, पूरा ओल्ड ट्रेडिशन के लोग रहते थे। और उस चीज़ में हुआ 1815 में वाटरलू। मैं बताया था, मैं बहुत सारे वॉर्स हुए थे, नेपोलियन ने बहुत सारे वॉर जीते थे, बट आखिरी में जाके एक वाटरलू हुआ जिसमें एक बैटल था वाटरलू। उसमें प्राग कंट्री मतलब रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन वर्सेस नेपोलियन, तो ये जीत गया विन और ये लूज कर गया। ओके, तो ये तो जीत गया और इसकी डेथ हो गई। उसके बाद जो फ्रांस में जो चेंजेस किए थे नेपोलियन ने, अब तो पूरा आ गया भाई, पर क्रैप कंट्रीज के बाद तो करना क्या? तो उसके बाद पार्टी तो बनती है, तो पार्टी हुई वहाँ पे। तो पार्टी हुआ ट्रीटी ऑफ वियना, जो वियना में हुई थी, उसको होस्ट किया था ड्यूक मेटरनिक ने। वो एक ऑस्ट्रियन चांसलर था, मैंने सब लिख रखा है जो आपके नोट्स में बहुत काम आएंगे। और फिर बर्मन डायनेस्टी जो पूरी खत्म हो गई थी, बहुत कोई आए थे जिसकी अब मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन बताया था, बर्मन डायनेस्टी कैसे हुई खत्म, तो उसको फिर से रिस्टोर किया था। कैसे रिस्टोर किया था, कौन आया था, वो मैं आगे बताऊंगी, आगे उसकी स्टोरी। ओके, तो उसके बाद ये होता बहुत सारे, जैसे ऑस्ट्रिया दे दिया, नॉर्थ इटली को मैं बहुत वो बताऊंगी चार्ट में। ओके, तो तब तक ये देख लो कि उसने क्या नहीं किया। जो नेपोलियन ने जो चीज़ किया था उसमें एक चीज़ था जो उसने नहीं चेंज किया, जो मैं बताई थी 39 स्टेट का जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था, स्मॉल प्रिंसिपलिटीज में बताई थी यहाँ पे, तो वो नेपोलियन ने नहीं छोड़ा। पता नहीं क्यों नहीं छोड़ा। ओके, तो ये आपको ना मैं एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपको समझना है कि इसमें क्या दिया, तो आपको ना थोड़ा सा उसका ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसका टॉपिक क्या है, सब टॉपिक क्या है, आप उसको देख के जान सकते हो कि क्या मतलब बोलना क्या चाह रही है इसके आगे के टॉपिक। तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो। ये मेरा पर्सनल ट्रिक है, आप भी आजमा सकते हो। तो मैं वो बताती हूँ, तब तक आप ही लिख लो। ओके, सो यहाँ कुछ कंट्रीज थी, वो जैसे जो क्रैप कंट्री थी किसको दी थी वो मैं बताऊँ। रशिया दे दिया था, पोलैंड उसको लगा था वो ज़्यादा से संभालेगी। फिर पिडमोंट और ग्योना दे दिया था फ्रांस को। ये जो कंट्री आपको याद रखना होगा, इसका आगे बहुत काम है। ओके, फिर रशिया दे दिया था सैक्सोनी को। फिर ऑस्ट्रिया दे दिया गया, नॉर्थ इटली। हाँ, मैं भूल गई, साउथ दे दिए, मतलब साउथ फ्रांस को दे दिया गया था। तो इसके बाद लास्ट टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म ऑफ इन यूरोप का लास्ट टॉपिक है द रिवॉल्यूशनरीज। ओके, द रिवॉल्यूशनरीज लास्ट टॉपिक है, और वो सिर्फ 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो आप ये देख। तो यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ द रिवॉल्यूशनरी। इसमें सबसे बड़ा आपको नाम दिखेगा गुज़ी मज़ीनी। तो कौन है गुज़ी मज़ीनी, कौन है, मैं बताती हूँ। तब तक थोड़ा सा मतलब सुनो उसका बैकग्राउंड, तो सुनो तो थोड़ा लगेगा हाँ ये है गुज़ी मज़ीनी। तो
वहाँ पे वियना कांग्रेस का जो इस्टेब्लिश के बाद वहाँ पे लिबर्टी और फ्रीडम की फ़ाइट चल रही थी, ठीक है, लिबर्टी और फ्रीडम की फ़ाइट चल रही थी। उसके बाद नेशन स्टेट इस्टेब्लिश करने की मतलब सब मतलब जो हुआ ना इस्टेब्लिश वियना कांग्रेस, उसके बाद सब अंडरग्राउंड हो गई। और फिर एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थी जो जिनका नाम था गुजिप मजीनी, ओके, इनका थोड़ा आगे इनकी वजह से और इटली में हुई, और उसके बाद ब्रिटेन, स्ट्रेंज ब्रिटेन, और फिर जर्मनी, ओके, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, उसमें भी थोड़ा इनका नाम है। फिर उनका बॉर्न हुआ था योना, मैंने बोला था नहीं इस कंट्री का मतलब नाम याद रखना। फिर वो बिकम द मेंबर ऑफ सीक्रेट, वो एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे, और उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। यंग इटली बनाई थी मर्साइलिस में, फिर यंग यूरोप बनाया था बर्न में, ओके। तो ये था, बस 2-3 लाइन और बाकी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, वो मैं यहाँ पे आपको लिखना बाकी, तब तक आप लिख लो। बट ये जो गुजिप मजीनी थी, इनके जो आइडियोलॉजी थे सीक्रेट सोसाइटी को लेकर, इनका जो था, इनकी वजह से बहुत लोग सीक्रेट सोसाइटी बनाने लगे। मैं बताती हूँ, इनके 24 ईयर के जब थे तो एग्जाइल हो गए थे, ओके। और उनकी डेथ के बारे में बताती हूँ, लिखेंगे, ओके, आप तब तक ही लिख लो। तो थोड़ा सा रह गया था जो मैं यहाँ बता देती हूँ, वो ये था कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अ सोशल ऑर्डर, वो कहा था मेटरनिक ने। वो थोड़ा सा था जो ऑस्ट्रियन चांसलर था, उसने ये बोला था, ठीक है। तो ये पूरा ख़त्म होता है जो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप, मैंने पूरा ख़त्म कर दे इनटू 10 to 11 मिनट। तो मैं बोलती हूँ कि मैं लास्ट में जाते जाते कुछ बताऊँगी, क्या आपको कैसे पास करना है, कितने अच्छे नंबर लाने हैं, जो जिनको आगे जाके आस लेना है। तो ये चैप्टर एकदम ऐसे शिद्दत से पढ़े, एकदम शिद्दत से, और जिनको सिर्फ पास होना है वो शॉर्ट नोट्स, मेरे क्या, आप खुद अपने नोट्स बना सकते हो। आप अपने नोट्स बनाइए, आप ना उसमें कुछ सिंबल्स रखिए, जैसे मैं बताती हूँ, मान लो कोई इंक्रीज है तो वेट, सॉरी, कोई इंक्रीज है तो इनका ऐसा रखिए, डिक्रीज ऐसा रखिए। और मान लो कोई सही नहीं है, मतलब किसी को राइट नहीं मिला तो ऐसा रखिए, किसी को राइट है तो ऐसा रखिए, ठीक है। कोई गर्ल बॉय का कुछ मतलब कोई बहुत ज़्यादा ह्यूमन है तो ऐसा, जिनको राइट नहीं, तो आपको सिंबल्स रखोगे ना तो आपको नोट्स मतलब आपके नोट्स अच्छे से बनेंगे, ओके। और बहुत ज़्यादा मस्ती करिए, इंस्टा स्क्रॉल करिए, स्टोरीज लगाइए। फिर उसके बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था। तो आपको एग्ज़ाम में आप 2 दिन पहले आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आप अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे तो। फिर उसके बाद बहुत कोई को लगता है कि हर एक छोटी छोटी डेट्स, क्योंकि बुक में बहुत सारी डेट्स दी हुई रहती है, आपको सब डेट याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, वाटरलू, ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है जो हुआ था 1815 में। आपको ये तो याद रखना पड़ेगा ना, 1815 में फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, आपको वो तो याद रखना पड़ेगा ना। तो ये सब आपको वैसे करना, मतलब आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको लगना कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट। सिविल कोड कब हुआ था 1804 में, आपको वो सब याद रखना पड़ेगा। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना और कुछ नहीं करना। कोई हिस्ट्री लेनी नहीं, हिस्ट्री बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी इनफैक्ट। आप बस अगर आपको पास होने से पढ़ना तो आप रटना चालू कर दो, सुबह 4 बजे उठ के 1 घंटा टाइम दो, पास हो जाओगे बस। नहीं तो एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ लो, बस पास हो। और जिनको आगे जाके आर्ट्स लेना है और थोड़ा इंटरेस्ट हिस्ट्री में, तो आप एक एक लाइन पढ़ो, पूरा हिस्ट्री का एक एक लाइन पढ़ो, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। और मैं आपको बताऊंगी इसकी जो नेक्स्ट चैप्टर है जो इंडिया के ऊपर है, जो द नेशनलिज्म इन इंडिया, वो उसमें आपको मैं एक टिप दूंगी, अगर वो क्योंकि मुझे बहुत हेल्प की थी तो मैं आपको ही बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच। मेरा ये वीडियो है और आपको लगता है कि ये वीडियो आपको समझ आया तो अपने फ्रेंड को शेयर करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।